चलिए आगे के टॉपिक शुरू करने से पहले इस क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या बोल रहा है? गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द थ्रो ऑफ टू डाइस आर डिफरेंट। ये चीज आपका गिवन में चला गया ना। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो इसी को हम ई बना लें। ई क्या है हमारा? सम इज 4। तो ई में क्या क्या आएगा? 1 3 3 1 2 2, बस। यफ आपसे बोला गया है कि सम जो मतलब यफ में क्या बताया गया है? नंबर ऑन द डाइस इज डिफरेंट। नंबर ऑन द डाइसेज आर डिफरेंट। दो डाइस है ना, दो डाइस में कितना बनेगा? 36 बनेगा। 36 में जो है 6 सेम सेम वाला बनेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब उसके बाद भी डिफरेंट वाले कितने बनेंगे? उसमें से 30 ना, 30 बनेंगे डिफरेंट वाले। हम सारा लिखेंगे नहीं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इक्वल टू 30। ठीक है। अब उसके बाद देखिए जरा, ई में हमारे 3 एलिमेंट है, एफ में 30 एलिमेंट है। अगर आप ई इंटरसेक्शन एफ को देखो तो कॉमन कितना आएगा? 1 3 3 1, बस यही दोनों कॉमन आएगा ना। बाकी इस पे डिफरेंट वाले हैं, और इसमें जो है 2 2, बस वही छोड़ देना है। 2 2 को छोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 2 ना। तो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है? सम इज 4, मतलब ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और एक गिवन है। हाँ, ई स्लैश एफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 2 30। कितना आ गया? हाँ, आसान था। देखिए एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम है आपकी, अ डाई इज थ्रोन, डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि 4 अपीयर होता है थर्ड टास्क पे ना। जिसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है उसी को ई मान लो। 3 बार फेंका गया है तो ई बन जाएगा 4 अपीयर ऑन थर्ड टास्क। 4 अपीयर ऑन थर्ड टास्क। थर्ड वाले को फिक्स कर दिया गया ना। थर्ड वाले को फिक्स कर दिया गया मतलब 3 ही चीजें आएंगी, 3 चीजें आएंगी जिसमें थर्ड वाला फिक्स हो गया। तो इन दोनों में वेरिएशन कितना हो सकता है? 6 वेरिएशन यहां, 6 वेरिएशन यहां। टोटल पॉसिबल कितना हो जाएगा? 36। 6 गुणे 6 36। भाई ये तो फिक्स है ना, इसका तो सिर्फ एक तरीका है, इसको 6 तरीके से, इसको 6 तरीके से। 36 तो हम पूरा लिख के गिनेंगे थोड़ी ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इक्वल टू कितना? 36। उसके बाद बोला है जो गिवन वाली कंडीशन है उसको लिख लीजिए एफ मान के। उसमें क्या बोला गया है? हाँ, फर्स्ट 5 and 6 ऑन फर्स्ट एंड सेकंड टास्क रेस्पेक्टिवली बोला है। 5 and 6 ऑन फर्स्ट 2 टास्क, फर्स्ट 2 टास्क रेस्पेक्टिवली। कितना आसान चीजें हैं देखो। मतलब अब पहले और दूसरे वाले को फिक्स है, पहला दूसरा क्या है? फिक्स है। वेरिएशन कहां होगा? तीसरे पे। कितना वेरिएशन हो सकता है? 6 वेरिएशन हो सकता है भाई। 1 2 3 4 5 6 ये तो हो सकता है। तो एफ में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 6 एलिमेंट आ जाएंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन ये जो 1 2 3 4 5 6 तीसरे वाले पे आ रहा था उसमें से कभी एक बार 4 भी तो आया होगा, तो वही एक एलिमेंट तो कॉमन मिलेगा। तो वही एक एलिमेंट कॉमन है तो उसी को लिख लीजिए कितना? 1। भाई इसमें है कि जो है ई में है कि थर्ड पे 4 आ रहा है, और एफ में है पहले और दूसरे पे 5 और 6 आ रहा है। जब सब कुछ फिक्स ही हो गया तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही चीज तो हो सकती है, ई और एफ में कॉमन। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ई स्लैश एफ की, मतलब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि तीसरे वाले पे 4 आए, और ये ऑलरेडी गिवन है कि पहले दोनों पे 5 और 6 आ चुका है ना। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ हो जाएगा 1/4।
6 आंसर निकल गया आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दे। अब जो हमें पढ़ना है यहां पे, उसमें एक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, नाम से कुछ क्लियर है? नाम से क्या क्लियर है? मतलब जैसे अभी तक हम लोग निकालते थे क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक कंडीशन होती थी ना, उसकी वजह से, उस कंडीशन की वजह से कुछ चेंजेस आते थे। उस कंडीशन का कोई फर्क ही ना पड़े, उस कंडीशन का कोई फर्क ही ना पड़े। कहने का मतलब यह है कि अगर आप निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी ई का, जब कंडीशन एफ दिया गया है, तो ई की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो ना विथ रेस्पेक्ट टू कंडीशन एफ, कोई फर्क ना पड़े, मतलब सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। चाहे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लो, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, किसी कंडीशन के आ जाने से ई की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर ना पड़े, तो उसे बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट इवेंट। ई और एफ कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई आप निकाल रहे हो तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाए, दोनों चीजें बराबर हो, एफ की कंडीशन से ई पे कोई असर ना पड़े। एफ की कंडीशन से ई की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो उसे इवेंट को कैसे बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा जरा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ को आप बोलते क्या थे? ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। एक डिफिनेशन तो ये हो गई इंडिपेंडेंट इफ, ये बात हो ना। आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आप पहले से जानते हो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ आप बोलते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये बोलते हो ना। अब जरा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ, अगर ये ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इनिशियल डेफिनेशन क्या कहती है कि एफ की कंडीशन से ई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है वही को वही रह जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इधर नीचे से लाके गुणा करा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इस तरीके से भी आप दो इवेंट को इंडिपेंडेंट प्रूव कर सकते हो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर है, तो मतलब दोनों के दोनों इवेंट कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, दिस इज कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। दिस इज कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्योंकि ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अच्छा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक बात होती है, आपको देखने में कभी कभी दोनों एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहे जाते हैं अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, कोई लेना देना ही ना हो। कोई लेना देना ना हो तो इंडिपेंडेंट क्या है? इंडिपेंडेंट में मतलब उसके इंटरसेक्शन में कुछ है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी अगर आप ई इंटरसेक्शन एफ का निकाल रहे हो तो क्या आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5। ई और एफ में भले कॉमन हो कुछ, लेकिन एफ के होने से ई के होने पर कोई असर ना पड़ता हो तो इंडिपेंडेंट ना। ई और एफ में कुछ कॉमन ही ना हो तो वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक चीज पढ़नी है आपको। इसमें क्या होता है, जैसे अभी तक क्या कर रहे थे आप, एक बैग से जो है कुछ बैग बॉल्स रखी हुई हैं, कुछ ब्लैक कलर की है, कुछ जो है ग्रीन कलर की है, कुछ व्हाइट कलर की है। आप कुछ जो है कोई एक गेंद निकाल रहे थे ना, तो एक गेंद निकाल रहे थे,
अगर आपको जो है एक गेंद निकालो, रख लो, फिर दूसरी निकाल लो, फिर रख लो, फिर तीसरी निकाल लो, फिर रख लो, इस तरीके से अगर आपको काम करना है तो आप अलग अलग बातों के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब जब आप पहली गेंद निकाल रहे थे, 4 काली और 6 लाल थी, उसमें 4 ब्लैक कलर की और 6 रेड कलर की बॉल्स थी अगर बैग में, तो पहली ब्लैक कलर बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/10 था ना। लेकिन दूसरी वाली अब जो है अगर आपने रिप्लेस नहीं किया है तो ब्लैक 3 ही बचा है ना, और बॉल्स टोटल 9 बची हैं, तो 3/9 से फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर अगला निकालना होगा। तो सक्सेसिव इवेंट जब भी होंगे तो आप क्या करोगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाओगे। जब वो निकाल रहे हैं पहली बॉल तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी 4/9 है। हाँ 4/10 हाँ। और क्या, अब दोबारा जो दूसरी बॉल निकालेंगे, हाँ जब ब्लैक बॉल, हाँ हाँ रेड निकालेंगे तो रेड के लिए होगा, 6/10 करके आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपने परमुटेशन में पढ़ रखा है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत इजी काम है ये भी। ठीक है, अब एनसीईआरटी की 13.2 आराम से जो है बहुत ही छोटा सा काम था, इसी पे बेस होके पूरा आराम से हो जाएगा। चलिए 13.2 निकाल लीजिए एनसीईआरटी से, या अगर बुक हो तो कहीं से भी कुछ भी कर लीजिए। चलिए देखिए, देखते हैं। पहला ही सवाल देखिए कितना आसान है। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1/5। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और हमें बता दिया गया है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन ने बता दिया है कि ई और एफ कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आप क्या लिखते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/5 इंटू 1/5 आ गया 3/25, खत्म काम। ठीक है, ये चीज है। और कोई दूसरा सवाल उठा लीजिए। क्या बोल रहा है, 2 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम विदाउट प्लेसमेंट ना, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, बोथ कार्ड आर ब्लैक। अब देखिए कार्ड में क्या होता है, कितने ब्लैक कलर के, कितने रेड कलर के, 26 ब्लैक 26 रेड ना। ठीक है, और 4 टाइप के कार्ड होते हैं, सारा डिवीजन पता है ना। 4 टाइप के कार्ड होते हैं डेक में, 52 कार्ड में 4 टाइप के कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कलर के, 26 रेड कलर के। हर टाइप के 13-13 कार्ड होते हैं। क्या होता है, डायमंड होता है, स्पेड होता है, क्लब होता है, हार्ट होता है ना। सबके पास एक एक इक्का होता है, सबके पास एक एक किंग होता है, सबके पास एक क्वीन, सबके पास एक जैक। ठीक है, और बाकी नंबर कार्ड होते हैं 2 से लेकर 10 तक। ये तो होता है कार्ड में। फिर देखिए, आपसे बोला गया है कि 2 कार्ड निकालिए, 52 में से 2 कार्ड निकालिए। तो पहला का किस कलर का, ब्लैक कलर का। अब देखिए 52 में क्या होगा, 26 रेड 26 ब्लैक। 2 कार्ड निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला कार्ड जब आप निकाल रहे हैं, पहला कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं ब्लैक कलर का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ना, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 कार्ड्स। 2 कार्ड को ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले वाले कार्ड को ड्रा करने की 26/52, पहले तो पूरा 52 था ना, और उसमें 26 ब्लैक थे। दूसरा कार्ड ब्लैक कलर का निकाला जाएगा तो अब 25 कार्ड बचा है। ठीक है, ब्लैक कलर का, और टोटल 51 कार्ड बचे हैं। 26 1 26, 26 दूना 52 ना, 25 1 25, 51 दूना 102, खत्म बात। ठीक है, यही आसान सा काम होता है। एक क्वेश्चन देखिए, उसी में ऑरेंज वाला है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ऑरेंज वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ 3rd है। चलो तीसरा वाला भी कर लेते हैं, लगातार ही हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है आपसे, सवाल आपसे बोला गया है कि हर डब्बे में क्या है, बॉक्स है, बॉक्स में ऑरेंज रखे गए हैं, और हर बॉक्स में 15 ऑरेंज रखे गए हैं। 15 में से मिलावट की गई है, और 12 गुड है, 3 बैड है।
आप जो है चेक करेंगे, एक लोग आए चेक करने के लिए, चेक कर रहे हैं तो जो है 3 ऑरेंज निकाल के देख रहे हैं। अगर तीनों के तीनों गुड हो जा रहे हैं तो वो बॉक्स जो है सेल के लिए चला जाएगा। अगर तीनों में से एक भी खराब निकल जाता है तो बॉक्स सेल के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों जब सही हो जाएं, जाहिर सी बात है तीनों के तीनों सही होंगे तभी तो बॉक्स सेल के लिए अप्रूव होगा ना। सवाल फिर से समझ लीजिए, बॉक्स में क्या है, 15 ऑरेंज है, 15 में से 12 अच्छे वाले हैं, 3 खराब मिलाए गए हैं उसमें। अगर चेक किया जाता है और एक भी ऑरेंज खराब होकर उसके हाथ आ जाता है चेक करने वाले के, तो वो बॉक्स जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर तीनों के तीनों अच्छे आ जाते हैं तो बॉक्स अप्रूव हो जाएगा। बॉक्स में 15 ऑरेंज हैं, 15 ऑरेंजेस में से क्या है, 12 गुड हैं, 3 बैड है। 12 गुड है और 3 बैड है। पहला ऑरेंज बॉक्स अप्रूव्ड फॉर सेल, प्रोबेबिलिटी बॉक्स विल अप्रूव फॉर सेल। बॉक्स विल अप्रूव फॉर सेल, सेल के लिए अप्रूव होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P इक्वल टू पहला वाला गुड हो ना, तो गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12/15। दूसरा वाला निकाला गया, रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, फिर से रही रखा जा रहा है उसको, सवाल बोला गया है ना। फिर हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर दूसरा वाला जब निकाला गया वो भी गुड हो, तीनों के तीनों गुड होंगे तभी तो होगा, तो दूसरा वाला भी गुड निकले। इस बात की प्रोबेबिलिटी 11/14। अब अच्छे वाले 11 बचे ना, और पूरा टोटल 14 बचा। फिर उसके बाद 10/13। बस जो कट पिट रहा है वो काट पिट दीजिए, आंसर लिख दीजिए। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12। हाँ ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40। ठीक है, 13 7 जा 91, 11 4 जा 44। बस हो गया, ये प्रोबेबिलिटी। हाँ बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ना, हाँ चल रहे हैं, वहीं चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपसे बोला गया है कि गिवन 2 इवेंट्स A एंड B सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको कितना दिया गया है, 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया गया है 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 0.6। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है पहले पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, A एंड B। दूसरा पूछा गया है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड नॉट B, A एंड नॉट B। तीसरा आपसे क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B। चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर A नॉर B, नाइदर A नॉर B। जरा देखिए गौर से, ऑफ A एंड B, और आपने 11 से पढ़ रखा है एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, आर का मतलब क्या होता है, यूनियन। ठीक है, और आपसे पहले ही बोल दिया गया है कि A और B कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। सवाल ने बोल दिया है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B का पहले तो अर्थ लिख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और अगर चूंकि A और B इंडिपेंडेंट है तो ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको दिया गया है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया गया है 0.6, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए 0.18। खत्म बात। दूसरे पार्ट में आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट B ना, A एंड नॉट B। ये आपको मैंने बताया हुआ है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड नॉट B मतलब A इंटरसेक्शन B नॉट। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से माइनस करोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को, प्रोबेबिलिटी ऑफ A में से माइनस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को, मतलब ठीक है। A एंड नॉट B का मतलब जैसे कि आप वेन डायग्राम से समझिए तो ये A है, ये B है, A हो लेकिन B ना हो,
तो ए हो लेकिन बी ना हो तो उसमें से बी का इंटरसेक्शन ही तो जाएगा। सिर्फ ए हो ना, ए और बी का डिफरेंस। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको ऑलरेडी गिवन है 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0.18, क्या आ जाता 0.12। एक बात कोई मुझे बताए कि अगर यही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 0.1 होता तो 0.1 में से माइनस करते ना, तो कितना आता प्रोबेबिलिटी किसी की माइनस में। 0.2 आएगा ना। इतने बड़े गधे हो तुम लोग। मतलब अगर 0.1 होता तो यही काहे आता और कम आता ना। नहीं तो यही चेंज होता ना। हाँ तो दूसरा कुछ आता। ऐसे अली रजा दिमाग लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ ये हो जाता तो तीसरे पार्ट में आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। 30 में से 18 घटाओगे कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए शाबाश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18। 90 में से 18 गया 0.72, 72 ना। फिर उसके बाद आपका क्या है, नाइदर ए नॉर बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आपको डिमॉर्गन्स लॉ बताया। डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, अगर इंटरसेक्शन को बाहर निकाले पूरे होल पे लगाएं तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा। डिमॉर्गन्स लॉ यही कहता है ना, इंटरसेक्शन बनने का यूनियन, और कॉम्प्लीमेंट जो अलग अलग लगा था वो पूरे पे लग गया। पूरे को अंदर लाना चाहते हो तो अलग अलग लग जाएगा और यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन। यही चीज होता है। किसी इवेंट के होने और ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आपने ऐसा पढ़ रखा है क्लास 10 में ही। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 माइनस ए यूनियन बी तो आपने निकाल लिया 0.72। एक में से घटाओगे कितना आ जाएगा, 0.28। ठीक है, खत्म खेल। चलिए एक क्वेश्चन आज आपको बताते हैं, करके दिखाइए, सारा कुछ क्लियर हो जाए। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रॉब्लम है आपकी, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाले गए ना बिना रिप्लेसमेंट के। प्रोबेबिलिटी पता करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। ऑप्शन फर्स्ट है, पहला चीज है बोथ आर किंग्स। सेकंड है द फर्स्ट इज अ किंग एंड सेकंड इज एन एस। फर्स्ट इज अ किंग, सेकंड इज एन एस। एन एस। The first is a heart and second is red.
द फर्स्ट इज अ हर्ट एंड सेकेंड इज रेड। चलिए करके दिखाइए। सर बटा बाबा ने बोला देगा पहले वाला पास आ गया पहले 1/221। सर इसमें वो लगेगा कॉम्बिनेशन शायद थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन लगेगा ना। वही जो नंबर ऑफ निकालते हैं ना बाबा ठीक हो गया। चलो 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 प्रयास करो। सुमित कुछ करो, अटेम्प्ट करो। हाँ पहला वाला आ गया 4/663 सेकंड वाले में। हाँ देखिए पहला सवाल देखिए, पहला वाला देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी बोथ आर किंग्स, बोथ आर किंग्स। अब पहला कार्ड किंग हो, टोटल कितने किंग होते हैं 52 में 4 किंग होते हैं। पहला कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/52। दूसरा भी किंग हो, अब किंग कितने बचे उसमें 3 बचे, तो 3 में से जो है टोटल बचा 51, 4 1 के 4 13 और ये 3/17 1/17 17 गुणे 13 221। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेकंड वाला प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज किंग, फर्स्ट इज किंग, काइंड लिख किंग, सेकंड इज एस। तो पहला किंग हो, अब टोटल कितने किंग हैं 4, टोटल कार्ड 52, तो पहला एक किंग निकालने का 4/52। अब टोटल कार्ड बचे 51 और एस कितने बचे 4 बचे, एस निकालना है ना दूसरा वाला, तो 4/51। ये 4 1 के 4 13, 4/13 1 के 13 3, 13 पचे 65, 13 पचे 65, हाँ 68। ठीक, तेरह तो हाँ सॉरी हाँ हाँ 13 एक ही तो कैरी था 663, 65 है 66। लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, लास्ट वाले में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फर्स्ट हर्ट है और रेड है। क्या हर्ट रेड होता है, और किसी का दिल काला हो तो उसमें होता है कार्ड, उसमें काला दिया उसमें बस काला रहता है ना। आशीष को नहीं पता। हाँ तो पहला हर्ट हो, कितने कार्ड हर्ट के होते हैं 13 ना, हर्ट के 13 कार्ड। तो पहला कार्ड हर्ट का निकालिए तो कितना हो जाएगा
13/52 प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, 13/52। और दूसरा कार्ड जो है रेड हो, हाँ 26/51। 13/2 हाँ हाँ सॉरी 25। 13 1 जा 13, 13 4 जा 25/204। बस ठीक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम काम करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेंगे, और ये जो इंडिपेंडेंट वगैरह दिया है इसमें सब में सारा काम करना होगा। तो जैसे हम पुराना इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं वैसे काम कर लीजिए ना, सारी बातें जो है आपको मिलती चली जाएंगी। तो क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद जो है पूछिए, तब फिर आगे बातें होती हैं।